गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सरल आवर्त गति के विषय में पढ़ा था। बच्चों, आज हम प्रत्यानयन बल तथा बल स्थिरांक अर्थात वो रीस्टोरिंग फोर्स और एंड फोर्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या होता है कि जब कोई पिंड किसी सरल आवर्त गति में मोशन करता है या सरल आवर्ती गति करता है, तब वह अपनी साम्य अवस्था के दोनों तरफ गति करता प्रतीत होता है। जैसे बच्चों, मान लें यदि किसी एक क्षैतिज तल पर एक स्प्रिंग से किसी पिंड को बांधकर रख दिया है जिसका बच्चों मास m है, और ये बच्चों इसकी एक क्या है, साम्य अवस्था है। तब यदि बच्चों इस पिंड को थोड़ा सा बल देकर किसी एक डायरेक्शन में छोड़ दिया जाए, तब यह अपनी साम्य अवस्था के दोनों तरफ गति करता रहता है। बच्चों, इस स्थिति में सरल आवर्ती गति करते पिंड की साम्य अवस्था में अर्थात साम्य अवस्था की ओर निरंतर एक बल कार्य करता है, और यह बल इस पिंड को अपनी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जैसे यदि यह पिंड बच्चों सरल आवर्त गति में साम्य अवस्था के इस ओर विस्थापित हो जाए, तब इस पर एक बल कार्य करेगा जो कि साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा इसे। इसी तरीके से यदि यह साम्य अवस्था के इस ओर विस्थापित हो जाए, तब भी इस पर एक बल कार्यरत रहेगा जो पुनः इसे साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। बच्चों, इसी बल को हम प्रत्यानयन बल अथवा रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाले कण पर उसकी साम्य अवस्था की ओर सदैव एक बल कार्य करता है जो कि बच्चों साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। बच्चों, यही बल प्रत्यानयन बल अथवा रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। बच्चों, यह बल पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बच्चों, अगर हम पिंड पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को F माने तथा पिंड द्वारा तय किए गए विस्थापन को y कंसीडर करें, तब हम देखेंगे कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, और माइनस साइन यहाँ यह इंडिकेट कर रहा है कि यह बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है के, और इसी कांस्टेंट को बच्चों हम लोग बल स्थिरांक अथवा फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम प्रत्यानयन बल तथा बल स्थिरांक के कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चों, अब हम सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी पिंड की ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का सम होता है, और उसको हम पिंड की कुल ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार हम सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के लिए पहले स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को या एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे, और उन दोनों एनर्जीज का जो सम होगा वह उसकी टोटल एनर्जी पिंड की कुल ऊर्जा कहलाएगा। बच्चों, यदि स्थितिज ऊर्जा की हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का विस्थापन हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, y = a sin ओमेगा t होता है। बच्चों, यदि हम इस विस्थापन की समीकरण से वेग पिंड का रेखीय वेग प्राप्त करें, तब हम देखेंगे कि v = dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, तो हम इस जो विस्थापन की समीकरण है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो प्राप्त करेंगे v = a ओमेगा cos ओमेगा t।
बच्चों वेग प्राप्त करने के बाद हम यदि रेखीय त्वरण लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर से हम जो वेग वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों लीनियर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो बच्चों रेखीय त्वरण के लिए अल्फा इक्वल टू डीवी ओवर dt, और जब वेग की इस समीकरण को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तब हम प्राप्त करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और बच्चों यही क्या होगा, इस पिंड का रेखीय त्वरण। बच्चों यहां से हम देखें तो a साइन ओमेगा टी, बच्चों a साइन ओमेगा टी, तो इसकी जगह हम y की वैल्यू y पुट कर सकते हैं, अर्थात रेखीय त्वरण हमें प्राप्त होगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक बच्चों, हमने त्वरण निकाल लिया। अब इस एक्सेलरेशन की वजह से बच्चों क्या होता है, समझो चीज को कि किसी बॉडी पर अगर एक बल कार्य कर रहा होगा तभी उसमें केवल और केवल तभी उसमें त्वरण या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बच्चों इस पिंड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अर्थात इस पर एक बल भी कार्य कर रहा होगा। तो बच्चों उस बल को हम क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल, जैसा कि अभी सब आपने देखा था। तो बच्चों फोर्स इक्वल F इक्वल टू एम ए के टर्म से हम देखेंगे कि F इक्वल टू एम एल्फा, और बच्चों अल्फा की वैल्यू हम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। बच्चों बल के लिए व्यंजक फोर्स का एक्सप्रेशन प्राप्त करने के बाद यदि हम मान के चलें कि पिंड अपने सरल आवर्त गति में साम्यावस्था से y डायरेक्शन में अति सूक्ष्म दूरी विस्थापित होता है। ठीक है बच्चों, और वो अति सूक्ष्म दूरी कितनी रहेगी, dy रहेगी। तब इस अति सूक्ष्म दूरी विस्थापित होने में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध है अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, बच्चों पिंड द्वारा कृत कार्य कितना होगा, dw होगा। और हम सभी जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ से dw इक्वल टू f इंटू माइनस dx आएगा, क्योंकि बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। बच्चों यहाँ से हम इस बल की वैल्यू ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई पुट कर देंगे, तब हम सूक्ष्म दूरी dy में कृत कार्य देखेंगे dw इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई dy। बच्चों यदि हम अब सूक्ष्म दूरी के लिए ना लेकर संपूर्ण दूरी या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y के लिए यदि हम कार्य का व्यंजक प्राप्त करें, तब हम इस dw को 0 से y लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे, और वो कुछ इस प्रकार होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर, एम क्या है बच्चों, द्रव्यमान है, और ओमेगा इसका कोणीय वेग है। बच्चों ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी, इनको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रेशन हम केवल इस विस्थापन का करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी का। बच्चों इंटीग्रेशन 0 टू y dy को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब हम प्राप्त करेंगे y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू y। बच्चों हम सभी जानते हैं पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन में एंड देन लोअर लिमिट। बच्चों लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट पुट करने पर पोर्शन इसका 0 हो जाएगा, और एक्सप्रेशन हमें केवल अपर लिमिट से प्राप्त होगा, जो कि होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों यही कार्य ध्यान से समझेंगे, यही कार्य पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व हो जाता है। और बच्चों इसी को हम कहेंगे कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने के बाद अब हम पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए बात करेंगे। तो बच्चों सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग हम सभी जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
बच्चों वेग के बाद हम यदि गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र रहता है, k = ½ mv²। बच्चों ये सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा k = ½ mv²। अब यहाँ पर यदि हम इस वेग की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें ω√a² - by², तो यहाँ से बच्चों हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ½ mω² ब्रैकेट में a² - y² प्राप्त होगी। बच्चों पिंड के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करने के बाद अब हम इसके कुल ऊर्जा की बात करेंगे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होगी। बच्चों पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, टोटल एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम पिंड की काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम करेंगे। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि पिंड की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा k = ½ mω² तथा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा U = ½ mω² बच्चों इन दोनों एनर्जीज का सम पिंड की संपूर्ण ऊर्जा कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे और बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ½ mω²y² से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार पिंड की संपूर्ण ऊर्जा E = ½ mω²y²ω²a² प्राप्त होगी। हम जानते हैं बच्चों कि कोणीय वेग ओमेगा बच्चों 2πn के इक्वल होता है। अब यदि हम इस संपूर्ण एनर्जी के व्यंजक में, एक्सप्रेशन में ओमेगा = 2πn पुट करेंगे तब देखेंगे कि E = ½ m2πn² बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि किसी पिंड की टोटल एनर्जी E = 2π² mn²a² के बराबर होती है। बच्चों यदि हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तब हम क्या देखेंगे कि पहली स्थिति आती है कि जब पिंड अपनी साम्य स्थिति से गुजर रहा हो। बच्चों जब पिंड अपनी साम्य स्थिति से गुजर रहा होगा तब हम देखेंगे कि y = 0 होगा, अर्थात साम्य अवस्था में पिंड का साम्य अवस्था से विस्थापन 0 होता है। तब इस केस में बच्चों यदि हम इन दोनों एनर्जीज को देखें तब यहाँ पर हम देखेंगे कि y = 0 पुट करने पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मिलेगी, अर्थात साम्य अवस्था में पिंड की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा 0 रहती है, 0 रहती है। तो फिर क्या होगा कि पिंड की संपूर्ण ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट रहेगी। इसी प्रकार बच्चों अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, दैट मीन्स जब पिंड सरल आवर्त गति कर रहा होगा तो जब वह अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड के पॉइंट पर प्रेजेंट होगा तब उस कंडीशन में हम देखेंगे y = मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ± a हमें प्राप्त होगा। बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा 0 रहेगी पिंड की तथा उसकी संपूर्ण ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कंजर्व रहेगी। तो बच्चों इस प्रकार यदि हम इन दोनों एनर्जीज का टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें तब हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चों साम्य अवस्था की स्थिति में पिंड की गतिज ऊर्जा एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है या मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ आप देख रहे हैं ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर या मैक्सिमम वैल्यू पर प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने प्रत्यानयन बल, बल स्थिरांक तथा सरल आवर्त गति में पिंड की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन SHM को पढ़ा। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।